वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। ताहिर, सबसे ज़्यादा बात और जो गुफ्तगू और खौफ व हरास का एक आलम फैला दिया गया है वो लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक रिपोर्ट है जिसको बुनियाद बना के हमारे जो असद उमर साहब हैं उन्होंने एक प्रोजेक्शन दे दी है जिसके बायस एक खौफ व राज का आलम है। मगर क्या इस पर कभी तहकीकात की जाती है? मैं नहीं जानता ये रिपोर्ट गलत है या सही है, मगर मैं एक बात जानता हूँ वो ये कि इंपीरियल कॉलेज की 4 से 5 रिपोर्टें जो इससे पहले आई हैं उनको हकायक ने फाल्सीफाई किया है, गलत साबित हुई हैं। वो अल्लाह करे ये भी गलत साबित हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ कि इससे पहले उनकी कौन कौन सी रिपोर्टें गलत साबित हुई थी वो उस पर बात करेंगे। और जो असद उमर साहब ने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। काजी फाइज ईसा साहब के केस के हवाले से आर्गूमेंट जारी हैं। फ़रोग रसीम अपने दलाइल क्यों मुकम्मल नहीं कर पा रहे। साथ ही बड़ी दिलचस्प खबर, ख्वाजा आसिफ साहब ने मशीर ख़जाना को ECL पर डालने का जो है मुतालबा कर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि उनके कारोबार बाहर हैं। तो ख्वाजा साहब, इस तरह तो साहब के सारे तबके को ECL पे डालना पड़ेगा, शायद जेल में भी डालना पड़ जाए अगर कोई सही सिलसिला चल निकले इंसाफ का। तो आगे बढ़ते हैं और 2020 में कौन से इदारे सरकारी फ़रोख्त किए जाएंगे, बेरोज़गारी का क्या आलम होगा इस और दुनिया में जो तहरीकें चल रही हैं क्या उनके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे अगर यहाँ 2 करोड़ लोग भट्टी साहब बेरोज़गार होते हैं। भट्टी साहब, ये एक इदारा है, इस रिपोर्ट दी है, इसकी अप्रैल की रिपोर्ट गलत साबित हुई। इसके मुताबिक अब तक 60 लाख आदमी मर जाने चाहिए थे इस इदारे के मुताबिक, जो अब तक नहीं मरे और अल्लाह करे ना मरे। अब उसने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट दी है। अब उन्होंने असद उमर साहब ने पढ़ के तो सुना दिया, अब हूँ मैं तो कमरे डर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। जिसके हुक्मरान गाफल हो, जिसके हुक्मरान जिम्मेदारों की बजाय गाफल हो। एक तरफ इमरान खान साहब की जरूरत, पहले असद उमर साहब का वो सुना दें जिसमें उन्होंने कहा 10 से 12 लाख लोग पाकिस्तान से रुखसत हो सकते हैं। मालिक हकीकी जी 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है, ये मैथमेटिकल। मलिक साहब, अगर कोई सही मालिक होता, असद उमर साहब मोहतरम काबिल एहतराम को अभी सस्पेंड कर देता। वो क्यों जी? मैं उसकी वजह बताता हूँ। हुक्मरान जो होते हैं ना, हुक्मरान वो अवाम की जानो माल के मुहाफ़िज़ होते हैं और ये आइन ने उन्हें पाबंद किया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस मेरे मोहतरम ने कहा जून तक 3 लाख 10 से 12, इससे उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बताया कि जो हम नाकाम कहाँ हुए, हमने स्टार्ट में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया। इनकी ये जिम्मेदारी थी आगे कराना कि आप फिक्र ना करें, वबा आ गई है, दुनिया भर में आई है, इसका मुकाबला करेंगे। आज के बाद आपको मास्क ओरिजिनल कीमत पर मिलेगा। ये जिम्मेदारी थी ना, ये बताते मुझे। सही कहा कि इसमें हमने तमाम प्राइवेट अस्पताल स्कूल ऑक्यूपाई कर लिए हैं। खुदा ना खास्ता केस बढ़ते हैं तो हम अपनी आवाम के साथ है, इनका ट्रीटमेंट होगा। कोई इंजेक्शन एमरा 50,000 से 6 लाख का नहीं बेचने दूंगा किसी को। ग्लव्स ब्लैकमेल नहीं होंगे, मेडिसिन ब्लैकमेल होंगी, सड़कों पे मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हमने ये अरेंजमेंट कर ली है। हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए जिस बेंच पे बैठे थे वो पैसा सरकार का था, जिस गाड़ी पे आए थे वो पैसा सरकार का था, आवाम के पैसों का था। जिस पेट्रोल चला के आए थे, जिस मिनिस्टर लैंड में रहते हैं, ये हमें खौफजदा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे, यही ये मुझे बताया ना क्या मलिक साहब के मास्क 15 रुपए का आप 2-3 हज़ार में बेचवा रहे हैं। ये चले मैं नहीं तनकीद करता, मैं नहीं तनकीद करता। प्राइवेट अस्पताल वाले 1-1 लाख रुपया पर डे का ले रहे हैं, ये आपकी नाकामी नहीं है? सही कह रहे हैं यार। और कुछ नहीं तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लो, डेंगू में किस तरह थोड़ा मिनिमाइज कराया था। तो ये पहले क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं और इसकी आगे क्या हकीकत है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे असद उमर साहब और कोरोना के हवाले से, मगर एक अब ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख चुके हैं कि कैसे वक्त में ये क्यों है। शायद ये भी कोरोना से रिलेटेड आप देख रहे हैं। हमारे 2 एहलकारों को उन्होंने जो है वो गिरफ्तार भी किया है और मुआसरे में ले रखा है, हमने भी गिरफ्तार कर लिया। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल ये है भट्टी साहब, सवाल ये है कि ये जितने जमहूरी डिक्टेटर हैं जो माल की बुनियाद पे ये मोदी हो गया, रकम पे आए हैं। ट्रंप खुद आप जानते हैं, प्यूटन बोल्सोनारो का अजाब बन गया क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बंदे मारे ब्राज़ील में। तो अब ये कोरोना से नज़र हटाने के लिए ये मास्क खोल रहे हैं।
देखिए, इसकी एक वजूहात है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से कर्फ्यू किया हुआ, वहाँ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। चीन की तरफ, लद्दाख की तरफ किया तो उन्होंने मार मार के इतनी पिटाई की कि इन्हें माफ़ी मांग कर अपने बंदे छुड़ाने पड़े। नेपाल ने अपने 3 एरिया को अपने नक्शे में साबित कर दिया, शामिल कर लिया। अब मोदी के अंदर फौज छुट्टियों पे भाग रही है, डर रही है, खौफजदा है। इंतशार अंदर इतना फैल चुका है कि पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं बताऊं, ये भारत अच्छा कर रहा है। मोदी ये हरकतें करेगा तो ये पाक फौज की अहमियत को भी जानता है, उनके जज्बे को भी जानता है और उनकी कुर्बानियों को भी जानता है। मैं बता दूं, अल्लाह करे हम जंग नहीं चाहते। अगर मोदी ने, जैसे कल उनके वजीर दिफा ने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा देख रहे हैं, पाक फौज का एक एक जवान जो इस वक्त दुश्मन के बारूद के सामने सीना लिए खड़ा, भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा अगर ये जंग हुई। मोदी भारत की बर्बादी की कदम रख रहा है। हालात उसके अंदर कंट्रोल नहीं हो रहे, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, इकानमी उनकी हमसे कई गुना चले गई, चाइना से उन्हें मार पड़ गई, नेपाल आड़ कर रही। अब ये अपना इरादा करने के लिए पाकिस्तान कोई शरारत कर सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत से 100 गुना ज़्यादा बेचैन है। अगर इन्होंने भारत ने इफ्तिदा की तो पाकिस्तान की फौज इंतहा कर देगी। जहां यार 23 साल का जवान, बहरहाल ये भट्टी साहब, बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो और शहादत करे और उसका बाप फखर से कहे मेरा दूल्हा आया है बेटे के जनाजा देख के। जहां एक फौजी के शान का बेटा का जनाजा घर में जाए तो फसल छोड़ के कहे शहीद की बारात मेरे घर आई है। उनसे लड़ोगे भारत वालों? ये मोदी उनसे लड़ेगा, ये उनसे डराएगा? मैं बताऊं, हमें पाकिस्तान के बाहर से कोई खतरा नहीं, हमें खतरा है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मीर जाफरों से, जो कहते थे फौज की तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। अब भाई भारत का पास असला हमसे 10 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा, तादाद 6 गुना ज़्यादा। अगर हम फौज को इस वक्त कमज़ोर कर दें तो शर्म करो, दुश्मन मुल्क की फौजें आ जाती हैं जहां फौजें कमज़ोर हो, तो फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है। और भारत की ये शरारत, मलक साहब, उनकी बर्बादी का आगाज़ है, ये लिख के रख लें। सब है, मैं एक छोटा सा कमेंट चाह रहा हूँ, अभी उस पर बोलें। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती तल्लुकात रुक सकते हैं, टूट सकते हैं या ग्रे एरिया में जा सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखें, दिल्ली में आपका सफारतकार, मैंने जिंदगी में ऐसी खबर नहीं सुनी, आपका मुहासरा हो गया। मैं एक जंगी कैफियत लग रही है ना। ये दोस्ती अफोर्ड कर सकते हैं ना दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हैं। वो अंदर क्या बेचे, मुझे आप बताएं ना। आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है तारक अली की और अरुंधति रॉय की और जेरेमी कॉर्बिन की, एक इनकी टेलीफोनिक हुई। अरुंधति राय, आपको पता है, उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि मुझे तुम अंदर कर दो, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में उसने कहा था मुझे तुम अंदर कर दो। अब बात ये है कि ये खौफजदा है हुक्मरान तबका। अभी मैं आता हूँ वापस भट्टी साहब आपके मौजू की तरफ। मेरा सवाल है आपसे, मैं दोबारा उसको नाज़रीन जोड़ना चाहता हूँ। भट्टी साहब, आपने कितनी अच्छी बात की कि तमाम स्कूल्स को ईयर मार्क कर लिया जाए, फंड्स इकट्ठे कर लिए जाएं, अगर ऐसी सिचुएशन है तैयारी हो जाए। मगर हो क्या रहा है? ये क्या कोरोना से लड़ेंगे? ये पेट्रोल ब्लैकिए को पकड़ नहीं सकते, बिजली ब्लैकिए को पकड़ नहीं सकते, चीनी ब्लैकिए को पकड़ नहीं सकते, बल्कि उनको इस बजट में सब्सिडीज दी गई हैं। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ, इस मुल्क में नाम आवाम का होता है और माफिया हुक्मरानी करता है। कादी साहब मास्क 15 रुपए का 2000 में बेचा, इसके पर्चे इन हुक्मरानों पे होने चाहिए, मुकदमात होने चाहिए। सैनिटाइजर जाली बना के बेचा, 200 रुपए का 3000 में बेचा, 650 रुपए का 10 गुना एक, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी। और अमेरिका के जिस 5 स्टार होटल में जाके आप लाख रुपए में रह सकते हैं, यहाँ आपके अस्पताल प्राइवेट ले रहे हैं। कोई एक अस्पताल नहीं, सिफारिश के साथ पूरा बताएं, सिफारिश के साथ जो बड़े लोगों जो मेडिसिन इसकी थी ब्लैक करने लग गए। ऑक्सीजन सिलेंडर 100 गुना कीमत पे चले गया। अच्छा, वो तुम हुक्मरान किस लिए हो? अच्छा, खून निचोड़ने के लिए हो?
एक इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने, बढ़िया है। और नहीं कादी साहब मुझे बताया, असद उमर का ये बयान, इनका ये फर्ज नहीं था कि हमने अवाम की बेहतरी के लिए ये इकदाम किए, ये अस्पताल रख लिए, स्कूल हायर कर लिए, हम अपनी अवाम को सड़कों पे नहीं मरने देंगे, मुकम्मल इलाज दिया जाएगा। मसला हुआ दुनिया में, हमने 35 दफा मिसाल दी है कि स्पेन ने पूरा अपना हेल्थ सिस्टम टेक ओवर कर लिया। अमेरिका ने अपना एक ऐसा कानून जो गालबन 1870 का बना हुआ है उसको इन्वोक करके तमाम अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम मशीनरी जो है उसको पाबंद बना दिया कि जो हम कहेंगे तुम अब वो बनाओगे। मलक साहब, असद उमर जैसे लोग, मैं कहता हूँ इमरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आगे। एक तो आपको एक आखिरी बात, एक एक्टेमरा की बात करनी है। पीटीआई में एक बात चल रही है कि नून लीग ने कहा है कि कोई इमरान के अलावा और वज़ीर-ए-आज़म बना दे। असद उमर इमरान खान के खिलाफ साजिश का मुझे हिस्सा लग रहा है, जो नामुनासिब से बयान दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। इमरान खान मुकाबला कर रहा है, ये कौम को खौफजदा कर रहे हैं कि तुम जाओ लावारस होकर मर जाओ। लीडरशिप तो इमरान की है ना, जिम्मेदारी तो उसी पे आएगी। मैं जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, 2500 डॉक्टर और जो पैरामेडिक स्टाफ है ना वो कोरोना से मुतासर हो गया। आपने जिन लोगों ने पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने लड़ाई लड़नी है उनको प्रोटेक्ट करने वाला, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे यहाँ मार्केट क्या नहीं बन गई है? एक डॉक्टर आ जाएगा वो कहेगा प्लाज्मा से इलाज हो रहा है, ब्लैक शुरू होगी। अब पूरे पाकिस्तान में लोग जो है प्लाज्मा जी मेरा खून लेने मेरे से पैसे दे रहे हैं। ये क्या सोसाइटी बना दी आपने? जो बात हुई थी डॉक्टर बैस से भी बात हो रही थी कि प्लाज्मा बेचो, प्लाज्मा के बारे में अभी कोई हतमी रिसर्च नहीं आई। एक्टेमरा का सुन लें, एक्टेमरा जो है उसको दे रहे हैं बाहर यूरोप में, अमेरिका में, जो आदमी आखिरी स्टेज पे हो और चला जाए किस पे, वेंटिलेटर पे, और वो आखिरी है। एक्टेमरा आप क्यों कहते हैं कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई है, ये एक दफ़ा बंदा ले ले और बच भी जाए तो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसकी वो हशर हो जाता है कि कादी साहब उसको छोड़े, लाहौर के निजी अस्पताल प्लाज्मा फरोख्त कर रहे हैं, इन्होंने इंसानों को काट के बेचना है। मैं तो हैरान, 5-5 लाख रुपए में वक्त को नहीं, सुप्रीम कोर्ट इधर 100 वोटों नहीं ले रही कि भाई जान 11,000 की दवाई है, 100 गुना कीमत बढ़ गई। ऑक्सीजन का बताया, ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है, विटामिन ब्लैक हो रहे हैं। बेटा मैं बता रहा हूँ, ये कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। क्या इसके बाद वजीर आला पंजाब को अपने ओहदे पे रहना चाहिए था? मुझे तो वो नहीं, मुझे ये बताएं ना, आप हमारी आप बोल कर नहीं, आपका तो एक आर्गुमेंट होता है जी खान साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े ईमानदार हैं, नीचे गंद पड़ा है तो मेरा मतलब कि लीडरशिप कहाँ है? ये तो क्वेश्चन बनता है, लीडरशिप का इनको सही करना किसने? आगे बताएं कि हुकूमत ये बात मुकम्मल कर देता हूँ। जी हाँ, जो पिछला दौर था ना वहाँ ऊपर नीचे गंद पड़ा हुआ, यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, जिम्मेदार हुकूमत है ना? हाँ बिल्कुल वही है, मगर ये है कि मैं ये कह रहा हूं, ये है कि आप टीवी में आए, फेसबुक पे जाए, बताएं जी मैं कीम ताहिर मलूक हूं, वो सना मक्खी बड़ी चीज है सारी पाकिस्तान। नहीं यार, मैं आपसे यार आवाम को ना आप गोली मार दे, हुकूमतों का कोई काम नहीं है, हर कार में अवाम। मुझे बताएं ये चीजें जो ब्लैक हुई हैं, आपके प्राइवेट अस्पताल का नेपाल के हनीमून के एक जोड़े जितना खर्चा है, क्या एक अस्पताल आपने सील किया है कि आप इस तरह 100 गुना ज्यादा इनकम क्यों ले रहे हैं? यार हुकूमत है कहाँ, मुझे बताएं ना, हुकूमत का मकसद क्या है? सरकारी प्रोटोकॉल करना, पब्लिक पैसे से खबरें देना। नहीं, असद उमर साहब खबरें देते हैं, उनका काम है। बताएं कि हमने मास्क ब्लैक करने वाले इतने सील कर दिए, आप कंट्रोल रोड पे ये चीजें मिल रही हैं। आज के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल माफिया के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी, उल्टा लटकाया जाएगा, आईपीपी को उल्टा लटकाया जाएगा। खुली गल करें ना, आपकी सारी इकोनॉमिक थ्योरी बैठ गई है। ये जो आपके इर्द गिर्द मोहतरम डॉक्टर इशरत हुसैन और ये माजी के मज़ार, ये सुन ले, ये जो माजी के मज़ार हैं, इनके जो फलसफे 2 नंबर थे वो यहाँ नहीं। अब आप सुन लें वो अमर्त्य सेन क्या कह रहा है, आप सुन लें इस वक्त जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ क्या लिख रहा है, और दुनिया के मैशदान क्या कह रहे हैं, क्या फ्रॉड लगा रखा था तुमने, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिंगापुर मॉडल आएगा, लो सिंगापुर मॉडल। कैसा साहब अमर सैन क्या कह रहा है, कल रात से 2-3 दर्जन फोन सुने हैं कि क्या हम खुदकशी कर लें। हुकूमत तो कह रही है आप मर रहे हो, वो ये नहीं कह रही हमने क्या किया। और मुझे गैरों की क्या लगी, मैं अपने मुल्क को तो देखूं,
मैं सब उधर देखता हूं, हम तो खामोश तमाशे बने। इज्तिमाई माफी मांगे जाके अल्लाह से, आपको याद कर रहा हूं, अपने करतूत ठीक करे। आपको याद कर रहा हूं, एक मिनट में बात कर रहा हूं। इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, उसने कहा जी 29 मई को पाकिस्तान से कोरोना चला जाएगा। हमारी हुकूमत तो हमें कुछ बताया, कभी इंपीरियल यूनिवर्सिटी आ जाती है, कभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी आ जाती है। मैं अभी थोड़ी देर बाद नाज़रीन हम जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने मशीर ख़जाना पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा के उन्हें उनका नाम ECL पे डालने की कोशिश की, मगर जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर इसके तहत ECL पे डाला तो फिर मुझे शायद खाकान अब्बासी साहब की कोई कोटेशन याद आ जाती है कि अगर आपने इस तरह तहकीक की तो पौनी असम्बली अंदर हो जाएगी। बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, ब्रेक के बाद आते हैं उन्होंने क्या कहा, उनका गुस्सा जायज़ है। और मैं तो कहता हूँ सबको पकड़ें जिनके बाहर जो असासे भी हैं और जिनके कारोबार भी हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात मशीर बराए ख़जाना जनाब हफीज़ शेख साहब पर लगाए हैं। ख्वाजा साहब की बात से मैं ये अगर इल्ज़ामात ठीक हैं तो बिल्कुल होने चाहिए, मगर ये मुझे बताएं क्या ये दोनों बातें सामने नहीं आना चाहिए कि ये 15 से 20 लाख रुपया वजीर दिफा होते हुए कहां से ले रहे थे? वो कंपनी की कोई कीड़ी कंपनी, साफ सुथरी कंपनी से कहता है बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की बुत कहें क्या हमको काफिर बुत कहें। अच्छा गुजारिश ये है कि ये वो साहब है जो डिफेंस मिनिस्टर थे और वहाँ से उकामे के पैसे लेते थे। नहीं हलाल अकामा नहीं छोड़ देना। अच्छा, ये डिफेंस मिनिस्टर के पाकिस्तान में सीक्रेसी होती है। ये कहते हैं इसके इंडियन के साथ कारोबार थे, सज्जद जंदाल के साथ मैं तो नहीं पिल गोलियाँ खेलता रहा, सिट्टे खाता रहा, मैं तो उसको इस्लामाबाद बुला के मरी अपने घर में तो नहीं ले जाता रहा। अगर नाम ECL में डालने हैं तो अपने लीडर को ही बुला लें, नवाज शरीफ साहब को। वो तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। कौम मौजूदा एक मिनिस्टर 10 से 12 लाख बंदे की इत्तला दे रहे हैं, साफ़ी साहब, असद उमर साहब। तो आपने कायद को कहें अपना बिजनेस छोड़े सारा, आके इधर लाएं, लोगों की खिदमत करें, लोगों को राशन दें। बड़ी साहब मेरी आप बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, थोड़ा नरम कर दूं मैं आपको। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है और मैं ख्वाजा साहब की बात मान लेते हैं। जिस आदमी ने सरकारी औहदा, ऐसा अहम औहदा होते हुए बाहर की मुलाजमत की है, सबको अंदर कर दो। वो भले हफीज शेख साहब है, वो है, क्या ख्याल आपका? नहीं मैं कह रहा हूं कानून बनाए। ख्वाजा साहब के दबाव में असेंबली कानून बनाए कि सारे अंदर कर दें। मलक साहब बजाय इल्जाम बराए इल्जाम लगाने की, मैं कादी साहब की इस तजवीज़ से 100% इत्तेफाक नहीं करते। जो पाकिस्तान के उहदों पे बाहर कमाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उन सबको रेस्ट करें और पब्लिकली छितन मारें कि यार तेरे कोलो फेल में तजाद क्यों है। बटी साहब देखें ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है। हमारा जो वजीर ख़जाना रहा 5 साल, जो पाकिस्तान का ख़जाना चलाता रहा, वो किधर है इस वक्त? वो लंदन में बैठा हुआ है। मेरे वजीर आज़म के दोनों बेटे कहाँ हैं? नवाज शरीफ के लंदन में, नवाज शरीफ कहाँ है? लंदन में। तो ECL पे इसका नाम डालने का मतलब है यही ट्रेजेडी हमारी। वो भी बदहाली की सीरियल मनी लॉन्ड्रर में कहता हूं क्योंकि उसने 92 और आज भी असेंबली जो है उस 92 के एक्ट को रिव्यू नहीं कर रही यार। अच्छा सुन ले, आपको पता है नवाज शरीफ प्यार से इसहाक डालर को क्या कहते थे? ओ मुंशी बड़ा पैसा बना लिया। ये बात नवाज शरीफ साहब इनकार कर दे कि वो जब फैमिली में मजाक करते थे तो इस आगडार को कहते थे मुंशी। मुंशी भाग गया फिर लंदन। अच्छा नहीं, वो तो खालिद साहब तो मुंशी लंदन, साडा मुंशी गिरफ्तार। यार मैं खालिद साहब से कुछ और सुनवाना चाहता हूं। वैसे वेरी गुड, बड़ा अच्छा, वो सारे क्लास फेलो निकल आए हो। अच्छा जी बटी साहब अभी नहीं, एक मिनट, PSDP में पैसे डालें और वो 4 ठेकेदार कंपनियां जो बेरोजगार बैठी हैं इस वक्त, जो इनके दौर में माशाल्लाह पूरे मुल्क में तरक्की कर रही थी, उनको दोबारा एंगेज कर दिया जाए। अच्छा कादी साहब, एक तो उनका इशारा किसी और तरफ था कि आप आम के पैसे बना दें। इन्हें जल्द ऐसी है कि पाक फौज जो हर वक्त मौत का सामना कर रही है, ये अंदर से अल्लाह रहम करे। अच्छा दूसरी बात, एक मिनट रुकिएगा, एक बात बताने लगा। पसरूर रोड सियालकोट में एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके ये पार्टनर है। नैब ने आज तक उसको तो नहीं पकड़ा। एक सवाल उसको छोड़े, इनमें क्यों इतनी शौकत है? साहब आपसे सवाल है, पर्चा बंद हो गया, बड़ा खूबसूरत पर्चा था, हेरल्ड, उसमें आपका इंटरव्यू था। आपने वजीर बराए पानी और बिजली होते हुए ये कहा कि बिजली नहीं बन रही, डे लाइट रॉबरी हो रही है, और आप उसके इंचार्ज थे। उसका जवाब देंगे कौम को? निकलवा लूं मैं कल वो पर्चा कहीं से मिल जाएगा, वो मैं ले आऊं हेरल्ड?
अच्छा काई साहब, थोड़ा सा भट्टी साहब, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, आप दोनों भी बोलिएगा। कहते हैं कि वो जो शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी थी वो डोमिनेट कर गई है। उसका आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ का भी उनको फ़ोन आया, एयर चीफ का भी उनको फ़ोन आया, और सुना है कि साबिक आर्मी चीफ ने भी उनको फ़ोन किया। नहीं, मेरी बात सुनने ना पहले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी मरियम बीबी ने भी बड़ा सॉफ्ट सा, प्यारा सा, स्वीट सा ट्वीट किया अपने चाचा के लिए, हमजा के लिए। तो और नवाज शरीफ की तस्वीरें आ रही हैं, चल रहे हैं, टोपी पहनी है, तो यार आप तो ये क्या मुफाहमत जीत तो नहीं रही? आप दोनों दे ना रहे हैं। मैं समझता हूं मुफाहमत जीत रही है। आप सुने, वो अटैक जहां पे कर रहे हैं ना, जरा गौर करें वो कहां अटैक कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो ठीक ही है यार। देखिए जहां को मुफाहमत की लाइन आ रही है, आप मान नहीं रहे। एक मिनट मुझे बात मुफाहमत जीत रही है। देखें जितने शफाफ टेम्परिंग बॉल, फौज और अदलिया दोनों पे हमला। आज आपका सफारत खाने को इंडिया घराव करा लिया, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा यार। ये दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ की, मेरे ख्याल में तो इमरान खान आला ज़रफ़ी करते, वो भी फ़ोन करते, कोई बात नहीं बनता था। बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू। आप अच्छी रवायात पैदा करें, होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूं। आप अच्छी रवायात पैदा करें। ये वक्त आपस में लड़ने का भट्टी साहब ने एक तरफ भारत जैसा दरिंदा सिफ्त रियाकार दुश्मन, इनके आर्गुमेंट पे दूसरी इनके आर्गुमेंट में तो फिर आपके दोनों दानों को हिट कर गया क्यों हुआ? मैंने कहा ना, फिर एक इनकी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें ये स्लीपिंग पार्टनर है। 1985 के नाजायज इलेक्शनों की पैदावार आजकल छाए हुए हैं। 1985 के नॉन पार्टी बेसिस के इलेक्शन याद है आपको? वो ना होते तो कोई क्लर्क मर जाता, कोई कुछ हो रहा यार। करते हो यार। मलक साहब, काजी साहब है बादशाह, जियाउल हक का रेफरेंडम किसने करवाया था? वो आप पोलिंग एजेंट खाली थे तो 99% वोट ये ख्वाजा साहब और नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में पड़े हुए हैं। ये हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा, इससे इख्तलाफ कर ले कोई। जियाउल हक का रेफरेंडम, उसकी सारे पैसे फंडिंग मियां साहब। अरे मलक के यूमों की बड़ी लंबी तारीख है, किस किस का नाम लें, हमारे भी पर जलते हैं। अरे ये कर क्या रहे हैं? सीख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक ही माइंड में नहीं हो सकता है। अब इनको समझ आ गई हम गलत थे और उन्होंने माफी भी मांगी है, इसका तो क्रेडिट देना, माफी मांगी है। ख्वाजा साहब का राब्ता है, बंदा मार के माफी मांग लो का पता है। नहीं तो जिसके साथ राब्ता है तो आप मुफाहमत भी नहीं मेरी मान, मैं आपको लाइन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुकमुका हो रहा है आप मलिक साहब मुकमुका हुकूमत नहीं, लेकिन मलिक साहब मेरे एक 60 दिलवाना है, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रही। इमरान खान इज हेल्पिंग PMLN मलिक साहब अपनी परफॉर्मेंस से नून को फायदा दे रहा है। मलिक साहब बात सुनना, आइन एब्रोगेट करने पे सेक्शन 6 लगती है। इन्होंने टंगो सजाए मौत दो, पहले माफी दे दें, इनको माफी दे दें, जगह डाकू को माफी दे दें, वो तो दे ही रखी है आपने। देखो जी, मैं तो कहता हूं कि वो अभी एक मुकदमा चलाएं जिसमें अयूब को लें, जियाउल हक को लें, मुशर्रफ को लें और उनकी बाकियात को पकड़ें। डिफेंड ना करें, अपने पसंद के चोर चक्के डिफेंड ना करें, हम पकड़े सबको। मैं एक खबर दे दूं, आप ख्वाजा साहब का आज मेडिकल जरूर कराएं। उससे में मुझे जो इन्होंने गुफ्तगू की है, इसका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा। नहीं, थोड़ा वाज़ेह करें ना, मुझे बात समझ नहीं। मैं कह रहा हूं आज किसी भी तरीके से इनका मेडिकल कराएं। इन्हें पता नहीं ये किसको टारगेट कर रहे थे, किसको क्या कह रहे थे। अनबिलीवेबल है। मैं बताऊं कि मामला गड़बड़, वो कह रहे हैं कि अल्लाह इनको ख्वाजा साहब को सेहत जिंदगी दे। ओ यार, वो ये तो खान साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ PTI के लोग बातें करते हैं। ख्वाजा साहब को शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि ये तो पार्टी से निकाल के बाहर फेंको, ये तो दूसरों के साथ मिला हुआ जिन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पता है शाहिद हकान अब्बासी की और इनकी नाराजगी किस बात पे है? आप मुझे ये वजह बता दो। आप बताएं ना। इनका मेडिकल कराए। मुझे लग रहा है कमरा गड़बड़ जे। अल्लाह ताला ख्वाजा साहब को सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे। हो सकता है कि उन्होंने कोई अपना सच बोलने का फैसला कर लिया हो। देखिए, पाकिस्तान की कौम ना अक्सरियत, मेजोरिटी कैंसर, हार्ट अटैक से नहीं मर सकती, सच बोलने से मर सकती है। अच्छा, फिर वो बता सकते हैं के लोग नहीं, आपके हुक्मरान मेजोरिटी। मैंने कहा है मेजोरिटी। मैंने गुजारिश की है ये बताएं कि इन्होंने जब वजीरे दफा थे बावड़ा के, पिजारो किसको दी थी? यहाँ हाजिर साहब मैं बताऊं, ये लाहौर में इनकी जो गाड़ियों का स्कैंडल आया था, मैं बताऊं। और एक खूबसूरत सा घर किसको दिया था इस्लामाबाद में? आप भी ऐसे खाजा साहब, ना बुरी बात है, सब लोग आपको जानते हैं। अगर साफी पूरा सच बोलने लग पड़े ना,
मुश्किल होगा, इस तरह नहीं करते। अच्छा बड़ी साहब, मैंने आगे बात करनी है, आगे बात करनी है, अच्छे बुजुर्ग बने। गल सुनो बस, मैं आगे बात करनी, पंजाबी का मुहावरा सुना के आगे बात करते हैं कि जदों वारदातों सांडू हुई है तो लड़ना नहीं चाहिए आपस से। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात ये करते हैं कि सलमान शहबाज साहब को वापस लाने की, क्योंकि ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं जो सारे मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा ही नहीं है। हाँ जी, और आपको पता है पाकिस्तान में कोई बच्चा अपने वालिद की फायदा तो लेते ही नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा सुनाए ये क्या है, कुछ है? अच्छा बड़ी साहब, ये उसको ले आएंगे सलमान शहबाज? कादी साहब नहायत एहतराम से, नवाज शरीफ इनके पास रहा, रिकवरी मुझे बता दें। शाहिद अकार अब्बास इनके पास रहा, रिकवरी मुझे बता दें। बैठ के अंडरस्टैंडिंग करते रहे। 2 मिनट ठहर देना। हमजा शहबाज 1 साल से इनके पास है, मुझे रिकवरी टोटल बताएं कितनी की हमजा शहबाज साहब से। देखें, इमरान खान साहब को भी कोई मिसगाइड कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंतकाम से हुकूमत चल सकती है। नहीं, इंसाफ से चलती है, इंसाफ से, अदल से। याद रख लें। अच्छा, ला रहे हैं या नहीं ला रहे वापस? और भाई नहीं ला सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। सागडार को ले आए आप, कब के आपने इंटरपोल से रब्ता किया हुआ? कब? हमजा सलमान शहबाज में तो साबित ही कुछ नहीं ना हुआ। हमजा आपके पास 1 साल से है, क्या रिकवर किया? ये इमरान खान को ट्रैप किया जा रहा है। मेरी बात मान जाए, घर का बेटी लंकड़ है। इमरान खान के कुछ लोग डबल गेम खेल रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। छोटा सा राज है ये अपने, मेरे पास काफी राज है, लेकिन मैं इसको जब ये अपने लोरके को हॉस्पिटल में लेके गए थे, वो कोई जख्मी हो गए थे, किस चक्कर में हो गए थे यार? वो निजी बात है, नहीं थोड़ा सा ले ही ले इन्फॉर्मेशन, छोटा सा कोई हिंट दे मुझे बता दें। बड़ी छुपी खबर थी। इन हालात में कोरोना 12 लाख की एक वजीर खबर दे रहा है, आप सलमान शहबाज को लेने चले गए। भाई हमजा है, पहले उससे तो कुछ बरामद कर लो। शहबाज शरीफ साहब हैं, जिस बंदे ने इतला दी थी इस्लामाबाद ऑफिस से फोन करके कि रेट हो रहा है, उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई नहीं कर सके। पंजाबी कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। अब इधर बयान, और वो जो आप बात कर रहे हैं ना, दोस्तों में बैठे हो किसी मतलब तो बैठे हो तो आर्गुमेंट हो ही जाता है। भट्टी साहब, आप सचमुच समझते हैं इंतसाब हो गए इस मुल्क में हो रहा है? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। तो फिर छोड़े, सिलेक्टेड हो रहा है, इंतकामन हो रहा है, और यही वजह कि उसके सबरात नहीं आ रहे। इंतसाब तो नहीं हो रहा, लेकिन चेहरों से नकाब उतर के देख रहे हैं कि कितना खौफनाक लोग हैं। ये काफ़ी हमारे लिए फिलहाल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं ईसा साहब की इंतहाई अहम जो एक जारी है केस की प्रोसीडिंग्स, वो उसके बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो केस की समाअत है, इसमें मैं कुछ 2-4 एक बड़ा अहम कोर्ट है जो मैं जिस पे आज बात रखूंगा, मगर फ़रोग नसीम साहब का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ जज और अहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें ज़ाहिर नहीं की। किसी का अपनी अहलिया के नाम जायदाद ज़ाहिर न करना काबिल सज़ा जुर्म है, ये उनका कहना था। फ़रोग नसीम साहब, क्या आपका यही मुकदमा है जो दलाइल आप दे रहे हैं? ये आपका मुकदमा नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब का ये कहना था। किस फोरम पर यह साबित करें कि अहलिया को जायदाद खरीदने के लिए जज ने पैसे दिए? किसी इमारत की बुनियाद ही गलत हो तो ढांचे पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। मगर मैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ भट्टी साहब, जो कि जस्टिस उमर अता बदयाल साहब ने कही है, उन्होंने कहा है हमारे मुल्क में 1990 के बाद ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया जिसके तहत कोई हिसाब नहीं है। मैं अगर गलत नहीं समझा, मेरे ख्याल में यही 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट ये बनाया मुस्लिम लीग नून ने, और इसके सुर्खेल थे जनाब कौन? इसाक डार साहब। ये कानून था क्या? कानून ये है कि अब बाहर से जो भी पैसा अंदर आएगा डॉलरों की सूरत में, पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं पूछ सकता ये इसका पैसे का ओरिजिन क्या है, ये हलाल का है या हराम का। इसलिए मैं कहता हूँ ये इज अ सीरियल मनी लॉन्डर। अब हुआ क्या, जो इसमें नैब का कानून था उसमें एक सिक्का जिसकी वजह से ये पकड़े गए, वरना ये पकड़े ही नहीं जाते। इसाक डार पक्का काम करके गया था। उसने कहा कि जो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको बताना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ इसको सर बुला के इस पे सुओ मोटो लें और इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ हुआ। फिक्रा खत्म करता हूँ, यहाँ से हवाले से गए पैसे बाहर, वहां से 92 एक्ट के तहत वापस आए, ना आपको नैब पूछ सकता है, ना आपको FBI पूछ सकता है, ना FBI पूछ। ये थी वारदात की इन्होंने इस मुल्क के साथ। अच्छा कादी साहब 2 मिनट जरा गुजारिश है, जस्टिस फाइज ईसा साहब का केस पाकिस्तान में इंसाफ की बुनियाद रखेगा या इंसाफ को खोखला करेगा? मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं इंसाफ की बुनियाद नहीं रखेगा। अदलिया हमेशा आईन और कानून के मुताबिक फैसला उन्होंने करना है, लेकिन मैं देखे गुजारिश है
कि नवाज शरीफ एक साबिक वज़ीर आज़म को इसलिए भेजा ना, 20 करोड़ अवाम का नुमाइंदा था कि वो मनी ट्रेल नहीं दे सका, उसके बच्चों के नाम थे। अगर मेरी मुलाजमत दुबई का प्राइम मिनिस्टर तो साहब मैं शर्म से डूब मरने का मुकाम है। दूसरा, अगर कोई FBI मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है कि इनकम से 10 गुना ज्यादा सोर्स है, मैं नहीं उन्हें बताता कि लंदन मेरे 4 फ्लैट है, तो उसको जसूसी नहीं करता। यार मैं इस केस में ये बड़ा फराइज अदा कर रही है। ये बड़ा अच्छा आपने एक नुक्ता निकाला। इस केस में एक बहुत टर्निंग जो चीज जो बार बार आ रही है कि जसूसी हुई है इदारे के वाइस। यार ये सुन ले वो क्या कह रहे हैं फाइज ईसा साहब। वो कहते हैं, काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि हुकूमत की जानब से फैमिली की अच्छा नहीं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने मेरे अहले खाना की जासूसी करके जायदादों की मालूमात हासिल की हैं। ये काजी फाइज ईसा साहब का मौक़िफ़ है। अच्छा सर, अच्छा जी भट्टी साहब, अच्छा मुझे बताएं, मेरी प्रॉपर्टी मेरी इनकम से 10 गुना ज्यादा निकल आती है, ठीक, और LDA या कोई भी हुकूमती अदारा उसकी तहकीकात करता है, जसूसी कहेंगे कि हकायक की तलाश कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन भाई उसकी जिम्मेदारी है। आप ब्लाइंड मर्डर होता है, आप किस तरह ट्रेस करते हैं? अदालत ये कह रही है कि जो एसेट रिकवरी अदालत है उसमें क्या कानूनी अदालत एक बेहतर जानती है। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरी इनकम से मेरे हिसाब से 10 गुना ज्यादा है। मैंने इधर नहीं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले कायद बहुत बड़े, वो कहते हैं तुहानू की है मेरे को पैसे मेरी आमदनी तो ज्यादा ये जंगल में होता है, मुल्कों में नहीं होता जहां कानून। अच्छा, ये जंगल में होता है तो 3 साल 3 दफा एक आर्गूमेंट है जहां पे वो हुकूमत फंसी हुई है, क्योंकि उनके वकील क्योंकि फरोग नजीम साहब है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप बराह रास्त उस खतून से क्यों नहीं पूछते कि उसका पैसा कहां से है। यार ये खबर सुने, अगर इसमें करेक्शन कर दूं, FBR ने उनसे पूछा था, ये बाद में ये एक्सप्रेस न्यूज में खबर आई है। सुने, मैं खबर करेक्ट कर दूं ना, फैक्चुअली बात गलत ना चली जाए, जवाब देता हूं। तो वो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, मगर FBR ने जो नहीं पूछा वो क्या था, जो वो पूछती होती है कि इसका यानी कहां से कमाई गई। फरोग नसीम साहब ने अदालत में फरमाया कि वो डर गए हैं, वो टैक्स वाले अफसर वाले कहते हैं हम एक जज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। आपके फरोग नसीम साहब ऑन रिकॉर्ड है। वैसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक आप बताएं, आप पुलिस में रह चुके हैं, मुझे बताएं ऐसे चौकों डर लगता है तो नहीं? बात सिंपल है, अदालत से सीधा सासवाल है कि जिस खतून ने लंदन में चीजें बनाई हैं उसके बाद पैसा कहां से है? सवाल का जवाब है जी हाँ, आप क्लोजिंग है सरकारी ओहदे पे। मैंने सर भट्टी साहब क्लोजिंग आई एम सॉरी, कल बात करेंगे नाज़रीन। हम इंसाफ की तवक्को करते हैं, हमें यकीन इंसाफ होगा। अच्छी बात है, ये बातें सामने आ रही हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।